वो कहते हैं ना, 100 सुनार की और एक लुहार की। भारत ने अफगानिस्तान में पासा ही पलट दिया है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जानेंगे प्रूफ के साथ कि आखिर भारत ने कौन सा खेल खेल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान पंजशीर में झुक गया है नॉर्दर्न अलायंस के सामने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये है पंजशीर की वो घाटी जहाँ पे सोवियत संघ भी एंट्री नहीं ले पाया और न ही कभी तालिबान ले पाया। शुरू में तालिबान ने ये कहा कि हम पंजशीर को कब्जे में ले लेंगे, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में लड़ाके भेज भी दिए। अब हुआ ये कि इन घाटियों के बीच बने रास्ते में फंस गए तालिबानी लड़ाके और ऊपर बैठे हुए नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके बड़े ही आराम से इन्हें जन्नत की सैर कराने लगे। और जहां 6000 की संख्या थी, अब तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल बाढ़ सा आ गया है। स्थानीय लोग, अफगानी सेना और कई तरह के समुदाय, हाजरा समुदाय के लोग भी शामिल हो रहे हैं इसमें। और अब ये संख्या हो गई है 7000 से लेकर 20000 के बीच। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर तो निकल कर नहीं सामने आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि संख्या बढ़ चुकी है। अब नॉर्दर्न अलायंस की सफलता निर्भर करती है 3 देशों पर। एक है ईरान, दूसरा है भारत और तीसरा है रूस। जिस तरीके से रूस तालिबान के समर्थन में खड़ा दिखा शुरुआती दिनों में, उसे देखकर यही लगा कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ खड़ा रूस नहीं होगा, पर यहाँ पर बड़ा वाला खेल हो गया। नॉर्दर्न अलायंस की सफलता के पीछे ये 3 देश थे जो प्रमुख थे और इसमें बेहद अहम रोल है भारत का। भारत ने शुरुआती दिनों में नॉर्दर्न अलायंस को लेकर रूस से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन शुरुआती दिनों में रूस भी नहीं समझ पाया कि स्थिति इस तरीके तक पहुंच जाएगी और नॉर्दर्न अलायंस की बात को खारिज कर दिया। पर भारत के नए खेल ने हालातों को बिल्कुल बदल दिया है। पहले तो अमेरिका हो या भारत हो, दोनों ही देश अपने अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए थे अफगानिस्तान में। अब जबकि भारत लगभग अपने नागरिकों को निकाल चुका है, कुछ ही नागरिक बचे हुए हैं जो एक आध दिन में निकल के आ जाएंगे। मतलब भारत के लिए अब खुलकर खेलने का समय आ गया है और भारत खुलकर खेल भी रहा है। ये चीज दिख भी रहा है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और पुतिन के बीच 45 मिनट की जो बात हुई, उसकी 2 झलकें हमने कल देख ली। एक तो हमने ये देखा कि रूस ने सीधे सीधे तालिबान को ये कह दिया कि नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में रूस नहीं आएगा। वहीं दूसरा, तजिकिस्तान जैसे देश ने ऐलान कर दिया कि वो नॉर्दर्न अलायंस की मदद करेगा। हेलीकॉप्टर्स उतरने लगे, रसद पहुंचने लगे, हथियार पहुंचने लगे। अब आप इस चीज के लिए तो निश्चिंत हो जाइए कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने देश हैं CSTO के अंतर्गत आते हैं, यानी रूस के साथ इनकी संधि है और रूस जो इशारा करेगा वही ये करेंगे। अब रूस ने ये ऐलान किया कि सस्ते दरों पर वो CSTO को हथियार देगा। अब सस्ते दरों पर हथियार देने का क्या मतलब हुआ? ये देश इन हथियारों का इस्तेमाल नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए भी कर सकते हैं और अपनी रक्षा के लिए भी कर सकते हैं। तो वहीं पीएम मोदी और पुतिन के बातचीत का दूसरा असर देखिए। भारत और रूस दोनों ने मिलकर एक 2 वे चैनल बनाया है और ये चैनल खास तौर पर है अफगानिस्तान के लिए। अब ये चैनल ध्यान देंगी कि कैसे यहाँ पे शांति हो और इनका असर न तो रूस पे पड़े और न ही भारत पे पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ ये आर्टिकल देखिए जिसमें रूस ने सीधे सीधे अमेरिका को ये दोष दिया है और वो भी पुतिन ने सीधे सीधे ये बात कहा है कि इस सेंट्रल एशिया में पूरी तरीके से अव्यवस्था खड़ी कर दी है बाइडेन ने जिस तरीके से सब चीजों को छोड़ा है। अब पड़ोसी देश जो भी हैं उन सब के लिए एक आतंकी खतरा मंडराने लगा है। अब रूसी रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि 100 से ज्यादा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हाथ लग चुके हैं इन लड़ाकों के। ये लड़ाके किसी के नहीं हैं, जो बहुत ही खतरनाक माहौल पैदा करते हैं। अब रूस के ये बदले हुए सुर कहीं न कहीं ये दिखा रहे हैं कि भारत ने काम करना शुरू कर दिया है अपने मिशन पे। भारत ही है
वो देश जिसकी अमेरिका के साथ भी बनती है, ईरान के साथ भी बनती है, रूस के साथ भी बनती है और भारत इन तीनों को अपने साथ जोड़कर नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए ला सकता है और वो होना शुरू भी हो गया, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया। जैसे ही नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को मारने के लिए तालिबानी जत्थे पहुंचे और फंस गए। फंसने के बाद तालिबानी लड़ाके हारते जा रहे हैं और ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। उसे देखते हुए अब तालिबान को भी समझ में आ गया है कि पंजशीर को हासिल करना आसान नहीं होगा, बल्कि और बड़ी समस्या आ जाएगी। पाकिस्तान ने बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाकर ये कोशिश की कि पंजशीर के लोगों के आत्मबल को तोड़ा जाए और इस लड़ाई को कमजोर किया जाए। कई जगह तो ये भी बातें फैला दी गई कि पंजशीर के नेता सरेंडर कर रहे हैं, जबकि हालात इस वक्त इसके विपरीत है। अहमद मसूद का कहना है कि हमें पता था ये दिन आएगा, इसलिए हमने इस दिन की तैयारी के लिए बरसों से जमा करके रखा है, हथियारों को, गोलों को, बारूदों को, और इस लड़ाई के लिए हम अच्छी तरीके से सक्षम हैं। आगे हम लड़ेंगे भी। आपको बता दें, इन सब के बीच अब तालिबानी आपस में मंथन कर रहे हैं और मंथन करने के बाद एक ग्रुप तैयार किया है इन्होंने, जो ग्रुप जाएगा डायरेक्ट अहमद मसूद से बातचीत करने के लिए और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक डील फाइनल हो जाए और इस डील के तहत लड़ाई न हो। कोशिश ये भी की जा सकती है तालिबान की तरफ से कि सरकार में भागीदारी देने की बात हो जाए इन लड़ाकों को। हालांकि इस डेलीगेशन के आने की पुष्टि अभी अहमद मसूद की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कोई खून खराबा आगे नहीं होगा और हम अपनी टीम को भेज रहे हैं। ये टीम बात करेगी और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए अहमद मसूद के बेटे को कि कहीं जिस तरीके से अलकायदा ने धोखे से उनके पिता को मारने के लिए पत्रकारों का ग्रुप भेजा था, वैसा ही कुछ न हो और ये ग्रुप भी कहीं ऐसा न हो अहमद मसूद के लिए कोई बड़ा खतरा बने। पंजशीर घाटी के बारे में ये प्रचलित है कि वहाँ कब्रगाह बन जाता है, इसलिए तालिबान भी जानता है कि यहाँ नुकसान है और नुकसान होना शुरू हो चुका है। इसलिए पंजशीर मामले को जल्दी से जल्दी हल करने के पक्ष में है, क्योंकि अगर पंजशीर के लड़ाकों को शांत नहीं किया गया तो तालिबान को सरकार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये विद्रोही गुट फिर अपना कमाल दिखाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, नॉर्दर्न अलायंस को सारे देशों को सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।